स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे ममता बनर्जी की। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा अटैक सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने यूपी में खेल कर दिया। केंद्र की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है, मोदी की सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। क्या कहा आज उन्होंने? एक मंच पर अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, मौका शहीद दिवस का है, अपना शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी कर रही हैं और इसी दौरान कैसे उन्होंने अटैक किया है बीजेपी सरकार पर, सुनवाते हैं आप। यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूं कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं, वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो अखिलेश यादव लगातार ये बातें करते हैं। अब ममता बनर्जी भी उनके सुर में सुर मिला रही हैं। वो तो ये भी कह रही हैं कि जो खेल अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया, उसके आधार पर तो बीजेपी को इस्तीफा देना चाहिए था, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए था। हर्षवर्धन जी, जब ऐसे दावे किए जाते हैं किसी भी नेता की तरफ से, तो उस दावे के पीछे की वजह क्या होती है? क्या सिर्फ अपने वोटर को खुश करने के लिए, उसमें जान डालने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं सिर्फ? देखिए, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? कॉन्ट्रास्ट है, कोलकाता में रैली है, ममता और अखिलेश दोनों खड़े हैं। ममता बनर्जी अपने राज्य में जीत कर सत्ता में आई है, अखिलेश यादव अपने राज्य में हार कर सत्ता से बाहर हैं। तो लोकतंत्र तो यही है ना, इससे बड़ी खूबसूरती क्या होगी? अभी तो कितना समय हुआ, मार्च 2022 में अखिलेश यादव बाकायदा हारे और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पटकनी दे दी। 111 सीटें उनकी हो गई, बढ़ गए वो। तो इस तरह से तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी 3 से 77 हो गई थी। तो ममता बनर्जी को त्यागपत्र देना चाहिए था भाई। उस पैमाने पर अगर चले तो भाजपा की छलांग तो ज्यादा बड़ी थी ना, 3 विधायक थे, 77 पहुंच गए, तो ममता जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए था। अभी योगी आदित्यनाथ से बुरी तरह हारे। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। 37 सीटों के साथ वो लोकसभा में पहुंचे हैं, वो लोकतंत्र का सम्मान है। लेकिन क्या देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश की 37 सीटों से सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती। किससे बनेगी? वो 272 प्लस से बनेगी। 240 अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है। देखिए, ये चलेगा जब भी कोई एक पार्टी 272 के मैजिकल मार्क के नीचे आती है। हमेशा विपक्ष ये कोशिश करेगा, आज सरकार गिरी, कल सरकार गिरी। लेकिन जब 206 पे चल सकती है, 145 पे चल सकती है, तो 240 पे सरकार नहीं चलेगी, इसकी कोई ऐसी आशंका नहीं दिखती। और जो सबसे बड़ी बात है, जो दोनों पार्टनर हैं उनको भी पता है कि हम निकल कर कोई और गठजोड़ नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता कि बीजेपी 180 पर होती, 190 पर होती और इनके पास 30-30, 40-40 सीटें होती और उधर जुड़कर वो कुछ कर पाते, यहां से निकलकर दोनों में से कोई, चाहे 16 और चाहे 12, इन दोनों को लेकर कोई भी ऐसी सरकार नहीं बन सकती। यह भी एक बड़ी वजह है कि यह सरकार 5 साल पूरे करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक सुर में सुर मिला रहे हैं अवधेश जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं दोनों ही नेता? इन दोनों ही नेताओं के नजदीकी ममता दीदी का यूपी में आना, अखिलेश के समर्थन में चुनाव प्रचार भी करना विधानसभा के चुनावों में। एक सीट भदोही की अखिलेश यादव ने टीएमसी के लिए छोड़ी थी, हालांकि वो सीट हार गई टीएमसी। ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं दोनों एक ही तरीके का बयान देकर? देखिए, संदेश के पीछे का पहले सत्य देखिए। ये INDIA के दोनों घटक हैं और न इसमें कांग्रेस है पश्चिम बंगाल में, न इसमें वाम मोर्चा है। क्योंकि जिस समय की ये लड़ाई है, ममता बनर्जी उस समय युवा कांग्रेस में थी। युवा कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे थे राइटर्स बिल्डिंग के समय, जब गोली चली थी और 13 लोग वहां मारे गए थे और बाकी वहां घायल हुए थे। तो ना तो इसमें लेफ्ट आ सकता है क्योंकि उसने गोली चलाई थी, कांग्रेस से ममता बनर्जी अलग है तो वो नहीं आ सकती है। तो मूल जो यहां से संदेश आ रहा है कि जो स्वयं सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, क्या उतने यूनाइट हैं? पहला। दूसरी बात, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, देखिए इस देश में 232 सीट पर, एक 206 और 145 की बात, 232 सीट पर नरसिंह राव ने, जिसका कोई गठबंधन नहीं था,
उस समय एक भी गठबंधन नहीं था, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था। 5 साल तक सरकार चली और भारत की पूरा वर्णक्रम बदल दिया, चाहे इकोनॉमी हो, देश की विदेश नीति हो, क्योंकि उस समय कोल्ड वॉर खत्म हुआ था और सोवियत संघ का विघटन हुआ था, भारत के साथ बहुत बड़ा संकट था। तो ये तो 240 की सरकार है जो आज तक किसी भी गठबंधन में मुख्य पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो ये सरकार जो है, या तो ये सरकार रहेगी इस बार का जैसा जनादेश है, या फिर देश मध्यावधि चुनाव में जाएगा। तीसरा इस समय कोई विकल्प नहीं है। ये लोग केवल संदेश इसलिए देना चाह रहे हैं कि अपने मतदाताओं का आपको हौसला बनाए रखना है कि ये सरकार गिरेगी, हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि आपने ये विश्वास दिला के चुनाव जीता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी तो जा रही है, लेकिन व्यवहारिक मायने क्या है ये देखने की जरूरत है। ठीक यही दृश्य कुछ महीना पहले चेन्नई में था, जब डीएमके ने बीपी सिंह की तस्वीर लगाई थी तो केवल अखिलेश यादव जी को बुलाया था उसमें, दूसरे किसी को नहीं बुलाया था, कांग्रेस को भी नहीं बुलाया था उसमें। तो ममता बनर्जी क्या अलग से आईएनडीआईए के अंदर एक अपना समूह खड़ा करने की भविष्य की दृष्टि से कोशिश कर रही हैं कि भाजपा के खिलाफ संसद में एक होते हुए भी क्या ऐसा एक ग्रुप खड़ा करो जिस ग्रुप के तहत हमारी एक अलग रणनीति हो, अलग पहचान हो, राहुल गांधी की छाया में वो पहचान न डूबे। मुझे तो इसमें यह कोशिश दिखाई दे रही है। तो देखिए, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक साथ हैं और दोनों एक जैसा बयान भी दे रहे हैं। अब इसके क्या मायने हैं ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। अपने अपने वोटर्स को खुश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसी इंडिया गठबंधन की एकता को जो दिखा रहे हैं, उस एकता का जो टेस्ट है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा की और यहां पर अपनी अपनी सीट की डिमांड की जा रही है। 5 सीट की डिमांड कांग्रेस की तरफ से की गई है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं। 10 सीटों में से 5 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है, 5 सीट समाजवादी पार्टी अपने पास रखे, ऐसा कांग्रेस चाहती है। अब क्या ये गठजोड़ ऐसा ही साबित होगा? क्या 5 सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे? ये अब देखने वाली बात होगी। अनंत जी, देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास 5 सीट, मतलब उनके 5 सिटिंग विधायक थे जहां उपचुनाव हो रहे हैं, तो 5 सीट, और जहां समाजवादी पार्टी हारी हुई है वहां 1, 2, 3 सीटें, 2 सीट दे सकती है वो। इससे अधिक मुझे लगता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने का भी ये प्रयास होगा कि अपने विधानसभा सीटों की टैली को वो बढ़ाए। जो 10 है उसमें 5 उनके पास है, 5 भाजपा गठबंधन के पास है, भाजपा प्लस के पास है। तो समाजवादी पार्टी उसको 6 करने का प्रयास करेगी। और इधर योगी को लेकर जिस तरह उत्तर प्रदेश में विवाद, संगठन, सरकार, इन सब को लेके जो चल रहा है, उसमें योगी आदित्यनाथ भी ये प्रयास करेंगे कि जो 5 है उसको बढ़ाया जाए, 6 से 7 किया जाए। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने में। ऐसा लगता है कि गाजियाबाद जैसी सीट जो मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, ऐसी सीटों को कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी दे सकती है। लेकिन अभी जो बात हो रही थी वहां की, मुझे अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के एक मंच पर आने की मैं अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन एक आहट दिखाई देती है तीसरे मोर्चे की, जो इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करेगा भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी। और देश ने ऐसी राजनीति को पूर्व में देखा भी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उनको लंबा खेलना है तो उनको कांग्रेस को बढ़ने से रोकना पड़ेगा। अखिलेश यादव, अगर कांग्रेस किसी की सीट काटती है विधानसभा चुनाव में और 2.5% से बढ़ के 12% होती है, तो वो ज्यादा वोट वो काटेगी समाजवादी पार्टी की। ठीक इसी प्रकार ममता बनर्जी को भी पता है कि अगर बंगाल में कांग्रेस मजबूत होती है तो उनकी सीटें कम होगी, क्योंकि दोनों सेकुलरिज्म के पिच पर खेलेंगे और दोनों मुसलमान मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से आज सुबह अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है वहां बंगाल में, तो वो भी ये दर्शाता है कि वो कांग्रेस से दूर ही बंगाल में रहना चाहेंगी। तो अगर तीसरे मोर्चे की ये आहट है, और बड़े लंबे समय से मैं ये देख रहा हूं कि अखिलेश यादव एक प्रयास कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन जिस प्रकार से वो देश भर में माइनस कांग्रेस आईएनडीआईए गठबंधन दल के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे उसी कड़ी में हैं, डीएमके के स्टालिन से मिलना उसी कड़ी में है, और आज ममता बनर्जी से मिलना उसी कड़ी में है, इसमें कांग्रेस कहीं नहीं है। तो क्या कुछ पक रहा है, कोई खिचड़ी पक रही है तीसरे मोर्चे की आईएनडीआईए गठबंधन के बीच में? क्योंकि ये लोग बड़े लंबे समय तक सत्ता के बिना रहने, ये तीसरा कार्यकाल होगा, मतलब 15 साल ये लोग सत्ता से बाहर हैं। ठीक है, तो मुझे राहुल जी वापस आ गए शायद। कहाँ गए थे? हाँ, यही मैं पूछा था कि आपको तो पता होगा। नहीं मुझे राहुल जी कहीं गए थे क्या? मतलब वही मैं कह रहा हूँ, इतने दिन से खबर में नहीं दिख रहे। अभी आ जाएंगे, कल दिखेंगे।
अभी आ कल जाएंगे दिखेंगे। खबर में। उनका माइंड वॉश ऐसा है कि उनको एक विचार का साबुन होता है, जिसमें राहुल गांधी जी का समय समय पर माइंड वॉश करने की आवश्यकता। अच्छा देखिए, हम पड़ती है। कांग्रेस की अब बात कर इसके रहे हैं तो लिए। अजय राय ने जो दावा ठोका है वो जरा सुनवा देते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। एक तरफ जिस तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट की बात कर रहे हैं आनंद जी, उसी में अब कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्मेंस की, अपनी सीटों में इजाफा किया। अब अजय राय ये कह रहे हैं कि 2022 में बीजेपी निषाद पार्टी और आरएलडी जिन सीटों पर जीती थी, उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये जो बाई इलेक्शंस हैं, ये इंडिया गठबंधन कैसे लड़ेगा, कुछ तय हुआ है आप लोग का अभी? नहीं, ये तय है। हम सब लोग जो समाजवादी पार्टी की सीट हैं वो समाजवादी पार्टी उस पर पूरी ताकत के साथ वो लड़ेंगे, और जो भाजपा और गठबंधन जो उनकी 5 सीटें हैं उस पर हम दावा पेश करेंगे, उस पर हम अपनी डिमांड करेंगे और हम उसको लेने का प्रयास करेंगे। तो ये 5 सीटों पे आपका दावा है, जो 3 बीजेपी ने, एक निषाद पार्टी ने और एक आरएलडी ने जीती थी? बिल्कुल बिल्कुल 5 पे दावा है। लेकिन जैसे 2022 के हम रिजल्ट्स देखते हैं तो कांग्रेस की परफॉर्मेंस उसमें अच्छी नहीं रही। ज़्यादातर सीट्स पे तीसरे या चौथे नंबर पे रही। कहीं 1200 वोट मिले, गाजियाबाद ज़रूर है जहाँ पे आपको करीब 14,000 वोट मिले। तो ऐसे में आपको लगता है कि मजबूती से लड़ पाएंगे इस बार चुनाव? देखिए, ऐसा है, 2022 की बात नहीं, 2024 में जो हम जीते उस पर भी हमारा परफॉर्मेंस कमज़ोर था ना। 2024 जो लोकसभा में जीते हैं, पिछली बार लोकसभा में मैं बनारस में 1,52,000 वोट पाया था, इस बार 4,60,000 वोट पा रहा हूँ। तो जनता का जो झुकाव है, जनता का प्यार है, वो हमारे साथ आ रहा है। तो आपने सुना, अजय राय तो ये दावा कर रहे हैं कि जिन सीटों पर बीजेपी निषाद पार्टी या आरएलडी जीती थी, उन सीटों पर कांग्रेस अपना दावा जरूर पेश करेगी, और इसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं। उपचुनावों को लेकर सबने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और ये तैयारी आरएलडी की तरफ से भी शुरू की गई है। इसी कड़ी में जयंत चौधरी का वो बयान अब सबके सामने आ रहा है, या चर्चा का विषय बना हुआ है, जो उन्होंने यूपी सरकार यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ दे दिया है। दरअसल यूपी में कावड़ रूट पर दुकानों के सामने नेम प्लेट लिखने को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल सरकार पर मुसलमानों से भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद इस मुद्दे पर कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन सीएम योगी का ये फॉर्मूला दूसरे राज्यों में भी हिट हो गया है। मध्य प्रदेश के 3 विधायकों को सीएम मोहन यादव को खत लिखकर राज्य में भी दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने का आदेश देने की मांग की है। इंदौर प्रशासन ने तो होटल मालिकों को संचालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखने के सख्त आदेश दे दिए हैं। वहीं बिहार के मधुबनी के बिस्फी से बीजेपी विधायक ने नीतीश कुमार से योगी वाला फॉर्मूला लागू करने की मांग कर दी है। तो उत्तर प्रदेश से एक रास्ता निकला, और उसी रास्ते पर अब बीजेपी शासित राज्यों के जो नेता हैं वो चलने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मांग उठ चुकी है, बिहार में इस तरीके की मांग उठ चुकी है। हालांकि ये फैसला विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है, और इसमें हिंदू मुसलमान वाला जो एंगल है वो फिट करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर बीजेपी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। नाम बदले गए हैं, और नाम अब असली संचालकों के नाम लिखे जा रहे हैं उस रूट पर जहां से कावड़ यात्री होकर गुजरते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो ये बात करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमान विरोधी सोच का नतीजा है। तो वहीं सरकार ये कह रही है, या बीजेपी ये कह रही है कि इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो यूपीए शासनकाल में बना हुआ कानून है, जिसके तहत आपको अपना जो नाम है वो रखना होगा, जिसमें आपको अपने संचालक का जो नाम है वो अपनी दुकान पर लिखना होगा। तो क्या मांग उठाई जा रही है अलग अलग राज्यों में, आइए आपको सुनवा देते हैं। यूपी में जो नेम प्लेट दुकानों के आगे लगाने की कवायद शुरू की गई है, ये स्वागत योग्य है। बिहार सहित पूरे देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। आप देखिए, सरकारी जन वितरण प्रणाली की जितनी दुकानें हैं, सबके आगे तो नेम प्लेट लगा रहा था, तो प्राइवेट दुकानों में लगाने में क्या हर्ज है। और ये कानून तो पहले का बना हुआ है, जब बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ नहीं थी उसके पहले का ये कानून बना हुआ है। योगी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, और ये पूरे देश के हित में है। अच्छा है पहचान उजागर करना, पुलिस भी अपनी वर्दी पर अपना नेम प्लेट लगा के रखती है। अपना पहचान उजागर करना अच्छी बात है, और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो देखिए, अब यूपी से जो रास्ता निकला उसी पर अब आगे बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वो चलना चाहते हैं। ऐसी मांग अलग अलग राज्यों से उठाई जा रही है। नेम प्लेट के विरोध में अब एनडीए के सहयोगी भी उतर आए हैं। एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा ही करने की मांग की जा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने फैसला सोच समझकर नहीं लिया। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता।
और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा, खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए, कभी ऐसा हो जाता है सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। जहाँ तक वेज और नॉन वेज की बात है उसमें सेंस है। अगर कोई वेजिटेरियन है वो तो देखिए, एक तरफ है जो फैसले का स्वागत किया जा रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में मांग उठाई जा रही है, खासकर मध्य प्रदेश में मांग उठाई जा रही है, बिहार में मांग उठाई जा रही है, किसी तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए। बाकी होटल्स तक में अब जो असली मालिक है उनके नाम लिखे जाने चाहिए, ऐसी मांग बिहार और मध्य प्रदेश में उठाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अपने ही दल में यानी कि अपने ही अलायंस में कुछ नेता हैं जो इस फैसले के विरोध खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप जेडीयू की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए जयंत चौधरी की। और इस पूरे फैसले का जो विरोध है वो मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहचान बताने की बजाय सियासी राग इस पर अलापा जा रहा है। वहीं साधु संत फैसले का स्वागत कर रहे हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्या परेशानी है। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। अब जिस नैरेटिव का जिक्र किया जा रहा है समीर जी, वो नैरेटिव आप जरा समझाइए कि वाकई में मुसलमान विरोधी साउंड कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है, जयंत चौधरी का खुलकर सामने आना और कहना कि हम सरकार के इस फैसले से खुश नहीं हैं, या जेडीयू की बात करना, चिराग पासवान की बात करना, या ये सामान्य सी बात है, नाम लिखने से कुछ बदलेगा नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो फैसला है मुसलमानों के विरोध में नहीं है, यह कावड़ियों की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। लेकिन चूंकि इसके अंदर वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं राजनीतिक दल, वो इसके अंदर अपने वोट बैंक का नफा नुकसान देख रहे हैं कि किसका पक्ष लेने से फायदा होगा और किसका पक्ष लेने से नुकसान होने वाला है। अगर आप आरएलडी का जो बयान आ रहा है जयंत चौधरी का, वो इसी दृष्टिकोण से आ रहा है क्योंकि वो जिस तरह की राजनीति करते हैं और वो जिस क्षेत्र से आते हैं और उनकी पार्टी जहां पर बहुत दम रखती है वहां उन्हें उस मुस्लिम वोट की भी जरूरत है, तो निश्चित रूप से उन्हें तकलीफ होगी। देखिए, अब उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में बात हो रही है। अब उत्तर प्रदेश से आदित्य योगी मुख्यमंत्री का जो बुलडोजर निकला था वो बाकी राज्यों में भी उसकी मांग हुई थी, वो बुलडोजर तो पूरे देश के अंदर गया था। क्या यह निर्णय जो है जो योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर लिया है कावड़ियों की यात्रा को देखते हुए, क्या वह मध्य प्रदेश के अंदर लागू होगा? क्या वह भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रदेश में लागू होगा? देखिए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। महाराष्ट्र में फिलहाल ये लागू नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ कावड़ियों का कोई बहुत कंसर्न नहीं है, वहाँ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की यात्रा को देखते हुए मद्देनजर लिया हुआ है और सरकार ने यह भी नहीं कहा है कि आपको पूरे समय लगाना होगा। सिर्फ यह जो आदेश आया हुआ है यह कावड़ियों की यात्रा के संदर्भ में लिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि इससे अभी विपक्ष को राजनीति का जो लाभ मिलने वाला है, विपक्ष इसे राजनीतिक फूट बनाकर हिंदू मुसलमान कर इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहता है और पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अभी एक पश्चिम बंगाल की भी मैं जिक्र कर देता हूं कि पश्चिम बंगाल का जिक्र हो रहा था, अखिलेश यादव वहां पर गए। प्रश्न यह उठता है कि सिर्फ अखिलेश यादव वहां क्यों गए? क्या उद्धव ठाकरे वहां जा सकते थे, राहुल गांधी जा सकते थे, इंडिया गठबंधन के और सहयोगी जा सकते? देखिए, इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 37 सांसद आए, जिस तरीके से ममता बनर्जी के 29 सांसद आए, तो दोनों को अगर मिला लिया जाए तो दोनों के लोकसभा के अंदर 66 सांसद होते हैं। मुझे लग रहा है कि लोकसभा के अंदर ये दोनों मिलकर
मिलकर एक रणनीति कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। जहां तक राज्य की राजनीति में कांग्रेस को रोकने का सवाल है, ममता के लिए बहुत आसान है, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ी नेता है, वहां की मुख्यमंत्री है, वह बिना कांग्रेस के भी वहां अपनी राजनीति बहुत आराम से कर रही है। अखिलेश यादव के लिए उत्तर प्रदेश में संभव नहीं होगा कि वह कांग्रेस के बिना, जिस तरीके से ममता बनर्जी कांग्रेस को माइनस करके चलती है बंगाल में, अखिलेश यादव उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को माइनस करके चले। अखिलेश के लिए संभव नहीं है। अखिलेश भले ही ममता के साथ मन साझा करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात आएगी तो राजनीतिक रूप से उनकी मजबूरी है कि अगर उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बनना है, उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साथ लेकर चलना होगा। वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा में जरूर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के सांसद मिलकर एक इंडिया गठबंधन के अंदर एक गुट बना सकते हैं और कांग्रेस को कई मामलों पर रोक सकते हैं। अपनी जो बात है वो कांग्रेस से करवा सकते हैं, लेकिन जहां तक राज्य की बात है, अखिलेश के लिए संभव नहीं होगा कि वो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से माइनस कर दे। ये तो 6% अधिकतम समाजवादी, कांग्रेस को जो अधिकतम वोट है पिछले 15 सालों में, 10 सालों में 6% है। ये विधायक उसका जीता नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जो सीटें जीती हैं उसमें समाजवादी पार्टी की भूमिका जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर निर्भर होगी इस समय मैं नहीं मानता हूं। एक ट्रेंड जरूर है देश में मुसलमानों का।